प्रदेश के महारथियों से सजा मोदी दरबार। सबसे बड़े सूबे ने दिए 13 सिपह सलार। पीएम और गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री भी तैयार। क्या सूबे की सेहत में हो पाएगा सुधार? जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है कि 2017 की जमीन तैयार की जा रही है, किसी का कहना है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की जीत का कर्ज उतारा है। खैर जो भी हो, दिल्ली की केंद्र सरकार में पीएम मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अलावा कुल 13 महारथी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। और जाहिर तौर पर अब जिस दरबार में 13 मंत्रियों का दबदबा हो, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। प्रदेश के महारथियों से सजा मोदी दरबार। सबसे बड़े सूबे ने दिए 13 सिपह सलार। पीएम और गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री भी तैयार। क्या सूबे की सेहत में हो पाएगा सुधार? उत्तर प्रदेश से 13 सिपह सलार इस वक्त केंद्र में है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। समाजवादी पार्टी से आसिफ वकार साहब हमारे साथ जुड़े हुए। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी से हम चर्चा करेंगे, क्या अब यूपी की सेहत सुधर पाएगी? दरअसल मोदी सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार के केंद्र में 2017 ही क्यों ना हो, लेकिन मस्तिष्क के केंद्र में जो सवाल कौंध रहा है वो ये है कि क्या सूबे की सेहत में अब सुधार हो पाएगा? मैं डॉक्टर महेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अब इसे 2017 में होने वाले सियासी संग्राम को देखते हुए सजाई गई सेना कहें या सियासत की सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि मोदी ने कैबिनेट के लिए सूबे से जो 4 चेहरे चुने हैं वो सियासत के सोशल इंजीनियरिंग वाले मंच पर पूरी तरह मुफीद बैठते हैं। कैबिनेट में शामिल किए गए नोएडा से सांसद महेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा हैं, तो आगरा से सांसद रमाशंकर कठेरिया को दलित चेहरे के रूप में चमकाया गया है। सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को आगे करके अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की जुगत जमाई गई है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी के आगोश में अल्पसंख्यकों को साधने का सूत्र सजाया गया है। गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री समेत सूबे के 13 सिपह सलार दिल्ली दरबार में दस्तक दे चुके हैं। और ये फिर साबित हो गया कि दिल्ली दरबार का रास्ता यूपी से गुजरता है। तभी तो गोवा की गद्दी छोड़ चुके मनोहर पर्रिकर भी प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं, गर्व के साथ। राज्यसभा के लिए ये प्रदेश से नॉमिनेशन बनने के बाद मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड। ये प्रदेश जिसने बड़े बड़े नेता दिए, रामकृष्ण की भूमि, जहां से पूरे देश को, देश का इतिहास की एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे प्रदेश रिप्रेजेंट करने का भाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं बहुत खुद को लकी समझता हूँ। लगभग 5 महीने पहले बनी मोदी सरकार के पहले विस्तार की बिसात पर प्रदेश की तो बल्ले बल्ले हो गई। यूपी के 5 कैबिनेट, 3 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्रियों का दिल्ली में दबदबा हो गया। महफिल बदली है तो माहौल भी बदलेगा, लेकिन बदली हुई बाजी में बात दिशा और दशा बदलने की आई तो कांग्रेस ने 5 महीने पुरानी सरकार के पन्ने पलटते हुए कह दिया, सब छलावा है। उत्तर प्रदेश को राजनीति का चारागाह बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नाम को तो 13 मंत्री दे दिए, लेकिन यहाँ के मंत्री हैं कितने? क्या उमा भारती जी उत्तर प्रदेश के हैं, मनोहर पर्रिकर साहब उत्तर प्रदेश के हैं, या देश के प्रधानमंत्री ये उत्तर प्रदेश के सांसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं नहीं। इन लोगों को न यहाँ की दशा का पता है या न दिशा का पता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 महीनों का कार्यकाल रहा है वो पूरी तरीके से निराशाजनक है। पूरी तरीके यहाँ के विकास के कार्य ठप पड़े हैं। कांग्रेस अपना कर्तव्य निभा रही है, वहीं बीजेपी का मन तो ये कतई मानने को तैयार ही नहीं। बीजेपी की माने मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतने मंत्रियों के बाद तो प्रगति के पथ पर दौड़ेगा यूपी। उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि मोदी के इस मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से इतनी मंत्रियों की संख्या है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश इस सरकार में उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़ेगा। बहरहाल कहने वाले तो यही कह रहे हैं
कि सूबे ने लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें देकर जो कर्ज दिया था, पीएम मोदी ने उस कर्ज को अदा कर दिया है। अब मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार का लब्बो-लुआब जो भी हो, फिलहाल फिजा में तैरता सवाल तो यही है कि क्या इतने दबदबे के बाद बदल पाएगी सूबे की दशा और दिशा। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सवाल है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल पाएगी? 13 मंत्री उत्तर प्रदेश इस वक्त केंद्र में हैं। आसिम वकार साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ लगातार बने हैं। वकार साहब, बड़े खुश होंगे आप तो, कम से कम 13 मंत्री उत्तर प्रदेश तो केंद्र में है। जो सेहत बिगड़ी है उत्तर प्रदेश की, वो सुधर जाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। और मैं इसलिए भी खुश नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ वो आदमी, वो दल कभी इंसाफ कर ही नहीं सकता जिसके मन में कुछ और हो, जबान में कुछ और हो और दिमाग में कुछ और हो। सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर सोचा जाता, उत्तर प्रदेश की आवाम के बारे में अगर सोचा जाता, तो पिछले 5 महीने में जिस उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को 71 प्लस 2 सांसद दिए, 73 सांसद दिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने आवाम के साथ ऐसा धोखा किया कि उनके हक की बिजली, उत्तर प्रदेश की आवाम के हक का कोयला जो नहीं दे पाए हैं, वो आगे क्या देंगे। दूसरी बात, एक ऐसा दल जो हमेशा से उत्तर प्रदेश की आन शान को खत्म करने पर तुला हो, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने पर ज्यादा ध्यान दिया हो और हमेशा ये कहती हो कि छोटे राज, आज वो उत्तर प्रदेश की शान की बात कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश की शान इसलिए है कि आप सबसे बड़े प्रदेश हैं, शान और शौकत वाले प्रदेश हैं, और कुछ दुश्मन आपको साजिश के तहत इतना छोटा करना चाहते हैं कि आप कहीं गुम होकर रह जाएं। ठीक है, मनोज जी सीधा सुन लीजिए विकास जी, पूरी बात रही हुई मेरी, बहुत जल्दी में मत रहिए। जो लोग आवाम के साथ धोखा कर सकते हैं, देश के साथ धोखा कर सकते हैं, वो एक प्रदेश के साथ तो कभी जिंदगी में इंसाफ कर ही नहीं सकते। ठीक है, हो गई बात जी। सदानंद गौड़ा साहब की इनकम 5 महीने में नहीं, अभी जो सवाल आपने उठाया है मनोज जी, 774 करोड़ रुपए बाढ़ में मदद के लिए मांगे गए, सरकार ने नहीं दिए। JNNURM योजना के तहत 1200 करोड़ मांगे गए, कितना दिया आपको पता है। मदरसों के लिए 430 करोड़ मांगे गए, बिजली के लिए कोयला मांगा गया, बुनकरों के लिए भी पैसा मांगा गया। अलग बात है कि प्रधानमंत्री पहुंचे तब उन्होंने कुछ सौगात दी। तो जब 5 महीने में कुछ दिया ही नहीं, तो कैसे ये कहा जाए कि सूरत बदलेगी उत्तर प्रदेश की? आसिम वकार साहब पूछ रहे हैं। देखिए, आसिम वकार साहब तो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपनी बात कहनी है। अगर देने और लेने की बात है तो आप देखिए, अभी जब मोदी जी का बनारस का दौरा हुआ तो 16 बैंकें जो ऋणग्रस्त थी उनको 2375 करोड़ रुपए का ऐलान किया कि नहीं किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश मांगता क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार खुद तो कुछ प्रोडक्शन कर नहीं रही, और जब आप कुछ प्रोडक्शन कर नहीं रहे, आपके खजाने में इजाफा हो नहीं रहा, तो आप स्वाभाविक है मांगने की बात करते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने जो हालात, अब जन कल्याणकारी योजना इन्होंने चलाई, पहले कंप्यूटर बांटे, लैपटॉप बांटे, टैबलेट बांटे, नहीं बांट पाए, फिर वो साड़ी कंबल बांटा, फिर भत्ता बांटा, नहीं बांट पाए, तो उसके नाम पर जो बर्बादी करते हैं और कर पाते नहीं। अब नई योजनाएं शुरू कर दी तो 2.5 साल तो एक तरीके की योजनाओं में ये पैसा बर्बाद करते रहे, अब अगली साल 2.5 साल में ये दूसरी योजनाओं पैसा बर्बाद करेंगे। मनोज जी, आप ऐसा लगता है कि अगर यूपी मांग रहा है तो आप एहसान कर रहे हैं, केंद्र एहसान कर रहा है, मांगता क्यों आप ऐसा सवाल उठा रहे हैं? विकास जी, आप दिशा नहीं समझ पाए। हम इनको अपने मित्र नहीं, आपने कह रहा मांगता ही क्यों है? नहीं है, बिल्कुल इन्होंने अपने सोर्स क्या जनरेट किया, हमारा इतना कहना है। मांगने की बात नहीं, शब्द पे मत जाइए, भाव पे जाइए। विकास जी, हम इनसे कह रहे हैं अपने सोर्स क्यों नहीं जनरेट करते हैं? भाई, आप अपने सोर्स क्या जनरेट 2.5 साल में किए? क्योंकि आप जो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, आपको तो बताएं कि आपने खजाने में कितनी वृद्धि करी।
पिछले 2 वर्षों में समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में विकास दर लगातार गिरी है। तो आप बताइए, आपकी विकास दर गिर रही है और राइजिंग यूपी का हम नारा लगा रहे, तो आप ये एसोचैम की रिपोर्ट है, सीएसओ की रिपोर्ट है कि आपने 2 साल शासन किया, उन दोनों सालों में उत्तर प्रदेश की विकास दर गिरी। बाढ़ से लोग प्रभावित हुए तो आपने पैसा नहीं दिया, इसीलिए नहीं विकास दर गिर रही थी। इससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी, अभी तक तो हम अभी 5 महीने हुए हमने पैसा नहीं दिया। आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले इनके मित्रों, चलो मानते हैं आप 5 महीने नहीं दिया आपने, कम से कम आप एडमिट कर रहे हैं। इनकी नहीं बात सुनिए, एडमिट कर रहे हैं आप। तंबू पे तनी हुई कांग्रेस सरकार थी, उसने क्या किया? ठीक है, वो तो पूछ लेते हैं। दुजेंद्र जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि सेहत सुधरेगी? ऐसा कहा जा रहा है कि 13 मंत्री हो गए। आप तो देखिए यूपी की सूरत कैसे बदलती, किस रफ्तार से बदलती है। पैसा तो आपने भी बहुत दिया था पैसा। सबसे पहले है इच्छा शक्ति का होना। इच्छा शक्ति है कि नहीं सरकार में, और खास तौर से जहां पर जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री हो वहां पर बहुत सारे मंत्रियों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि मंत्रियों को नहीं बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से हैं, ऐसे में बाहर के लोगों को जिस तरह से यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है, हमें लगता है ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं न कहीं से ये चुभ रही हैं, ये सूल की तरह चुभ रही हैं। अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा तर्क है, मिश्रा जी अगर इस बात को हमारी बात खत्म हो जाने के बाद कहेंगे कि अब मोदी जी उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट के मेंबर हैं और यहीं से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब बात आती है तो चाइना के जब राष्ट्रपति आते हैं तो वो गुजरात आते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं आते हैं। जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोदी जी, तो सबसे पहले गुजरात जाते हैं, काशी नहीं जाते हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हम पूछना चाहते हैं कि बुनकरों की बात करते हैं काशी में पहुंच करके, तो इस सीट छोड़ने की बात आती तो गुजरात की वो सीट छोड़ देते हैं, बनारस अपने पास रखते हैं। दुजेंद्र जी नहीं, देखिए पहले अगर आप दिल में कुछ और है, आप दिखाना कुछ और चाहते हैं, अगर वो चाइना के राष्ट्रपति आते हैं तो काशी से बड़ी जगह कोई नहीं है। हमें लगता है इस देश में कोई बड़ी जगह नहीं है, दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और इतना ही नहीं, वहीं पर सारनाथ है जहां से बुद्ध भगवान का संदेश जाता है, और बुद्धिस्ट जो है चाइना के लोग भी हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। इच्छा शक्ति अगर हो, अगर हम कुछ करना चाहें तो एक प्रधानमंत्री ही काफी है। ठीक है, फिर तो इतने में एक प्रधानमंत्री ही काफी। अमिताभ जी, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार अलग सोच रही है कि उम्मीदें बहुत बीजेपी सोच रही है, लेकिन लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई कि अब तो कम से कम 13 लोग हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, गृहमंत्री भी। 3 बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 2 बातें तो बहस से निकली और एक बात पहले से ऑलरेडी थी। दुजेंद्र जी की बात से शुरू करूंगा। जो लोग खांटी, जिनका नार उत्तर प्रदेश में गड़ा, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री हुए इस देश में। उत्तर प्रदेश तो पांव चलने लायक भी नहीं हो पाया उनके रिजीम में भी। वो यहीं थे, उनके बाप दादा पुरखे भी यहीं थे, पैदा हुए। नाम गिराने की जरूरत नहीं, दुजेंद्र जी को भी पता है, वसीम मकार को भी पता है, मनोज जी को पता है। उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं हुई। अभी एक समारोह हुआ था लखनऊ में, वसीम मकार उसमें थे, इनको याद होगा मेरा भाषण, मुख्यमंत्री थे मेरे साथ। मैंने कहा था कि हमारा गुनाह है कि हमने जवाहरलाल पैदा किए, हमने इंदिरा पैदा की, राजीव पैदा किए, वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया, चरण सिंह को बनाया, विश्वनाथ प्रताप को बनाया, उसी लाल बहादुर शास्त्री को बनाया, उसी प्रदेश ने। हमारा गुनाह है। और तरक्की हुई तमिलनाडु की, कर्नाटका की, गुजरात की, छोटे छोटे सूबे, वहां से तो कोई बड़ा नेता कभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन तरक्की में वो कहां पहुंच गए? ये तीखा सवाल है। ये सवाल तमाम चेहरे बेनकाब कर देता है। वकार साहब को याद होगा, मैंने मंच से ये बात कही थी। मैंने कहा हमारा गुनाह है क्या, या उन चित्रों को लेके हम क्या करें जिसमें हर चेहरा इतना बड़ा था कि चाहता तो सूबे की सूरत बदल देता, हर चेहरा इतना समर्थ था। 40-45 साल तो एक ही पार्टी की सरकार लखनऊ और दिल्ली में रही, और बड़े बड़े नेता हुए, कमलापति जी हुए, और बहुत बड़े बड़े नेता हुए, संपूर्णानंद जी हुए, कमलापति जी हुए, गोविंद वल्लभ पंत साहब हुए, टॉलेस्ट लीडर अपने समय की। उत्तर प्रदेश तो कहां खड़ा है आज भी देख लीजिए, 18वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी एक साथ ट्रेवल करती है। 3 जिलों में 21वीं शताब्दी दिखती है, लखनऊ के कुछ इलाकों में, पुराने लखनऊ में नहीं, नए लखनऊ में, और नोएडा और गाजियाबाद में 21वीं दिखती है, और बाकी जगह 18वीं शताब्दी भी चल रही है साथ में। ये पीड़ा की बात है।
एक तो ये समझना होगा। दूसरी बात आई फंड की। मैं एक बात कहूंगा कि बेहिसाब फंड किसी प्रदेश की प्रगति का रास्ता नहीं खोलते। फंड का सदुपयोग करना भी आना चाहिए। ये ठीक बात। हर आदमी को आना चाहिए। नादान के पास पैसा देना, पैसा कुआं में फेंकना है, जान लीजिए। मैंने इस बात की, जिस बात की और विकास इशारा कर रहे थे, मैंने इस बात की राहुल गांधी की आलोचना की थी बिहार में, जब उन्होंने कहा था कि मैंने पैसा दिया, हमने पैसा दिया, तो मैंने कहा था राहुल जी आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाता, ये भारत का पैसा है, भारत में जाता है, इसलिए ये दंभ कोई नहीं पाले, चाहे राहुल हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, राज्य सरकारों को भी सलीका आना चाहिए। कश्ती का जिम्मेवार सिर्फ ना खुदा नहीं, बघार साहब, किश्ती का जिम्मेवार सिर्फ ना खुदा नहीं, किश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। इस बात से मैं मनोज मिश्रा की यहां तक सहमत हूं। आधी बात मैंने उनकी काटी कि कोई दाता नहीं, कोई याचक नहीं, हिंदुस्तान में संघीय ढांचा है, और लेकिन आधी बात से सहमत हूं। यह प्रयोगशाला क्यों बना दिया स्टेट को? कभी कहो कि लैपटॉप बांटेंगे, कभी को अब नहीं बांटेंगे, कभी को टैबलेट बांटेंगे, फिर कह दो जी अब गलत, नहीं वो गलत बोल दिया था अब नहीं बांटेंगे, कभी ये बांटेंगे, कभी वो बंद करेंगे, कभी ये शुरू करेंगे। ये प्रयोगशाला में पैसा खर्च होता है भाई, पैसा जाता है, पैसा अपव्यय होता है। पाई पाई का मोल तय होना चाहिए, पाई पाई का मोल तय होना चाहिए, तब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और तीसरी बात जिसके लिए मैंने आज ये विषय रखा, मैंने कुछ समय पहले भी जब मोदी बनारस गए थे तब भी एक विषय हमने रखा था, तब भी मैंने ये बात दोहराई थी सत्यदेव जी, मैं वही द्विजेंद्र जी, मैं उसी बात को फिर कहूंगा। कोई भी सूबा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक राज्य और केंद्र मिलकर नहीं चले। भारत के प्रशासनिक ढांचा ही कुछ ऐसा है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता तरक्की। ना लखनऊ तरक्की कर सकता अकेले, और ना दिल्ली ही चाहे तरक्की कर दे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि नोडल एजेंसी राज्य ही रहेगा हर योजना में। अब प्रश्न उठता है पॉलिटिकल सवाल, भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध 73 सांसद जिता के जनता ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया, अब उसको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। आपने मंत्री बना दिया, अच्छा किया। सामाजिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को, जो अगर राज्य नहीं होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क होता, वहां से 13 मंत्री होने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तमाम इलाके हैं जिनकी संरचना ही अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। बुंदेलखंड और पूरब का कोई मैच नहीं, पश्चिम और पूरब का कोई मैच नहीं। अवध की संस्कृति बिल्कुल अलग है, पूरब की अलग है, होने चाहिए, ठीक बात है। जातीय संतुलन भी होना चाहिए, लेकिन $1,00,000 का जो सवाल है वो ये है कि 2.5 साल अभी वहां समाजवादी पार्टी की सरकार रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की समाजवादी पार्टी की सरकार में समन्वय नहीं हुआ तो जनता को यह समझाना मुश्किल हो जाएगा मनोज मिश्रा कि संघीय ढांचा था इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। एटा इटावा से लेके गाजीपुर और बहराइच तक आदमी कहेगा भैया और क्या चाहिए था, प्राण दे देते, निकाल के सब तो दे दिया, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? ये जान लीजिए। आपका और समाजवादी पार्टी का दोनों का पांव, एक एक पांव बांध दिया जनता ने और गंगा में छोड़ दिया। 17 में जो इनका होगा वो तो हो गए होगा। आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई 13 मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत, स्थिर सरकार, अपने दम सरकार, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? ये टेक्निकलिटी जनता नहीं समझेगी कि आप चिट्ठी लेके आओ कि जी देखिए ये संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके तहत ये विषय राज्य का होता है, ये केंद्र का होता है। इतना नहीं समझती जनता। ये भाजपा के लिए चुनौती है राजनीतिक तौर पर, जिसमें उसको खरा उतरना होगा। उसको कुछ काम करके प्रदेश में ऐसे दिखाने होंगे जो वहां की जनता को आश्वस्त कर सके कि हां दिल्ली में बैठकर भी इन्होंने इतना कर दिया, इसलिए 17 में इनको वोट दो। और अगर ये अंतर जनता को नहीं दिखा उत्तर प्रदेश की, तो इनको जो करेगा करेगा। समाजवादी पार्टी के बारे में जो राय बनाएगा बनाएगा, आपके बारे में भी राय बहुत अच्छी नहीं बनाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और वकार साहब, सलीका कितना है उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा खर्च करने का, हम आपको बता देते हैं। सीएम के अधीन आने वाला आवास विकास परिषद है, 1238 करोड़ रुपए मिले थे।
140 करोड़ रुपए खर्च हो पाए। गन्ना विकास विभाग का बजट 0 के बराबर खर्च हो पाया है। उद्योग विकास का बजट 10% खर्च हो पाया है। आप तो मदद तो बहुत मांगते हैं, खर्च तो कर ही नहीं पाते हैं। विकास जी जी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जो मिलता है उसको तो खर्च नहीं कर पाते हैं आप। नहीं, देखिए मैंने जो कहा था उस पर तो कोई बोला ही नहीं। मेरा सवाल सीधा है, जो बजट मिलता है केंद्र से उससे क्यों नहीं खर्च कर पाती सरकार? सीधा सवाल है। मुझे जवाब देने दीजिएगा तो मैं आप जवाब नहीं देते, भाग जाते हैं इधर उधर। जी नहीं, मैं नहीं भागूंगा, लेकिन आपके हिसाब से जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। जनता के हिसाब से दे दीजिए जवाब, जनता के हिसाब से दे दीजिए। आपको सरकार ने पैसा दिया, क्यों नहीं खर्च किया? जनता सवाल पूछ रही, मेरे हिसाब से मत दीजिए। नहीं, सवाल अपने हिसाब से पूछ लीजिए, लेकिन जवाब देने की छूट तो मुझे दे दीजिए। बोलिए बोलिए, जवाब दे दीजिए। जी देखिए, मैंने जो सवाल उठाया था कि 73 सांसद वाली पार्टी, मैंने जो सवाल किया आसिम बकार साहब, जवाब आप देते ही नहीं है। मैंने कहा कि जो बजट मिला 1238 करोड़, 140 करोड़ खर्च हुआ। गन्ना विकास विभाग का 0 के बराबर बजट है। उद्योग विकास का 10% खर्च। सीधा सवाल है। अब आप जी सीधा सवाल का जवाब दे रहा हूं जी कि आपके सभी आरोप खारिज हो गए कि आप लोग कहते हैं कि उल्टे सीधे खर्च करते हैं। यानी जहां पर जो जरूरत है वहीं खर्च किया जाएगा, जितना जरूरत है उतना ही खर्च किया जाएगा। अच्छा, लेकिन कहीं गन्ना विकास नाले में नाली में नहीं बहाएगा। सुन लीजिए साहब, अब हमारे क्या ये नहीं होता है कि सरकार में आते ही बैठते ही चीनी मिलों को नहीं, चीनी मिलों को, किसानों को नहीं, चीनी मिलों को 4000 करोड़ दे दो। 2.5 साल हो गए। किसानों का हक चीनी मिल को दे दो। ये भारत सरकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार है। दूसरी बात, अभी लैपटॉप की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने जो योजनाएं चलाई, चाहे वो कन्या विद्या धन था, चाहे बेरोजगारी पेंशन, चाहे लैपटॉप हो, ये सब जो थे वो योजनाएं जनता तक पहुंची। जो लैपटॉप आए वो लोगों को दिए गए। ऐसा नहीं हुआ कि लैपटॉप आए नहीं और पैसा चला गया। हर योजना जो शुरू की गई थी उसका क्रियान्वयन किया गया, उसमें जो खर्च हुआ उसका हिसाब है। कहीं पैसा सवाल सीधा बकार साहब देखो, एक बात कहें, मैं कोई बात अगर पासिंग रेफरेंस में भी बोल जाऊं ना चलते चलते, तो ये जरूर मानिएगा मेरे दिमाग में उसके लिए एक ठोस तर्क बचा के मैंने रखा होगा कि कोई मेहमान मुझे टोके तो मैं उत्तर दे पाऊं। एक उदाहरण दे देता हूं, ठीक है ना, जनता के सामने बात साफ हो जाए। अगर मैंने कहा कि किश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए, सलीका नहीं है, इसका एक उदाहरण दे देता हूं, अकाट्य उदाहरण, जिसको दुनिया में कोई काट नहीं सकता, किसी पार्टी का नेता हो। दुजेन जी, जब पहला कार्यक्रम हुआ लखनऊ में लैपटॉप बांटने का, ठीक है ना, नहीं वो कन्या विद्याधन बांटने का, कन्या विद्याधन का वो जो चेक बना था, 1,10,00,000 रुपए वितरित हुए चेक के जरिए, ठीक है ना। मैंने आरटीआई लगवाई कि भाई इस प्रोग्राम में आदि से अंत तक टोटल कितना खर्च हुआ। 2,12,00,000 रुपया खर्च हुआ था। ये सलीका नहीं है किश्ती में बैठने का, ये सलीका नहीं है किश्ती में बैठने का। फिर मैंने दूसरी बात कही, उसका भी जस्टिफिकेशन दे दूं। आपने कहा जी लैपटॉप बांटे, आए बांटे, ठीक बात है, उससे मुझे इतराज नहीं, जो सच है वो सच है। लेकिन आपने कहा था हुजूर कि उत्तर प्रदेश में जो 12वीं पास करके बच्चा आ जाएगा उसको लैपटॉप मिला करेगा समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आ गई तो। यह योजना बीच में क्यों बंद हो गई? एक 10वीं पास वाले को टैबलेट मिलेगा, टैबलेट बटा ही नहीं, क्यों? किसान के 50,000 रुपए कर्ज माफ हो जाएंगे गाजीपुर से बहराइच तक। फिर एक खास बैंक से जिसने लोन लिया और उसमें भी कंडीशंस अप्लाइड, इतना लोन चुका दिया, इतना ये कर दिया, 10 तरह के फंडा, क्यों भाई? फिर जिसने इलाहाबाद बैंक से लोन लिया उसका माफ क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे सवाल। इसलिए मैंने कहा किश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए, फंड का अपव्यय नहीं होना चाहिए। अमिताभ जी जी देखिए, आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे जवाब नहीं दे रहे हैं बकार साहब। नहीं, मैं चाहता हूं कि 1 घंटा और बहस रख लीजिएगा 9 से 10 इसी टॉपिक पर। लेकिन आज जो बहस है वो गंभीर बहस है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के काम कर रही है, आज आपने भी एक बहुत बड़ी बात कही, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि पूरी दुनिया में अगर मुल्क होता तो उत्तर प्रदेश 7वां सबसे बड़ा मुल्क होता। ये शर्फ हासिल है, गर्व हासिल है हमको।
आज अगर उत्तर प्रदेश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, जैसे पहले साजिशें हो रही थी, ये रुका हुआ है सिर्फ माननीय नेताजी की वजह से। दूसरी बात अभी आपने कही कि ये इतने मंत्री इन्होंने दे दिए यहां से, तो बहुत साफ शब्दों में कह दूं, ये समाजवादी पार्टी की दहशत है कि 2017 में चुनाव में इनको आना है और इनकी टक्कर माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम से होने वाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इनको मुख्य दल है जिससे इनको टक्कर लेना है। तो ये अपनी मजबूती कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप अपनी मजबूती करो, ये अपनी मजबूती करें, लेकिन एक चीज और कह दूं साहब, बोलो भैया, बोलो। जो लोग मुल्क के साथ अच्छा काम नहीं कर पाए, अवाम को धोखा दे दिया। अब आप ये बताइए, गिरिराज सिंह के भाषण से आसिफ बकर वहां नहीं जाने देंगे। मैं बोलूंगा तो साहब मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, अभी हमने जब बात कही थी, तो मेरा हक साहब आप छीने ले रहे हैं। नहीं, हक नहीं छीन रहा दोस्त। मैंने जब उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो आपने कहा इस पर 1 घंटा अलग बहस रख लीजिएगा। अब मैं बिहार नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश पे रहूंगा। मित्र दुजेंद्र जी, बंजर भूमि बहुत बड़ी भी हो जाए तो बहुत गर्व का विषय नहीं होती है, और हरा भरा इलाका छोटा भी हो तो सुख भी देता है, गर्व भी देता है। गलत तो नहीं कहा दुजेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, खेत की जगह अपराध लहलाए पूरब में तो हमको गर्व नहीं होता, माफ करिए। बुंदेलखंड में आ जाए तो क्या किया जाए? नहीं, असीम बकर सुन लो, बात सुन लो अपना। हमारे खेत में आग लगा दे तब क्या किया जाए? मेरी बात तो सुन लो। हमारे खेतों में मट्ठा डाल दे तो क्या किया जाए? अरे बात सुनो, हमारे खेतों को तो क्या किया जाए? आसिम बकर, 1 मिनट। बुंदेलखंड में लोगों के पास पीने को पानी नहीं हो, गांव की गांव पलायन कर जाए। 3.5 लाख लोग पलायन कर चुके वहां के गांव से है। मेरे लिए गर्व का बात नहीं, जिनके लिए गर्व की बात हो उनको गर्व मुबारक, मेरे लिए तो शर्मिंदगी का सवाल है। मैं ऐसा उत्तर प्रदेश चाहता हूं जो केवल आकार में देश का नेतृत्व नहीं करे, आबादी में देश का नेतृत्व नहीं करे, जीडीपी में देश का नेतृत्व करे, विकास में देश का नेतृत्व करे, खुशहाली में देश का नेतृत्व करे। दुजेंद्र जी, गलत इच्छा तो नहीं है मेरी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई पार्टी बंदी की बात तो नहीं बोल दी? नहीं बात। मैं ऐसा उत्तर प्रदेश चाहता हूं, मुझे ऐसा उत्तर प्रदेश से कोई गर्व नहीं होता जिसमें मैं कहूं हम 22 करोड़ थे और अगले साल हम कहें 24 हो गए और फिर 10 साल बाद कहे कि हम तो 50 करोड़ हो गए। ये कोई गर्व की बात है? नहीं ना। भूखे नंगे बच्चे घूम रहे हैं, अपराध की खेती हो, खेत में बारूद निकले, गैंगवार हो, नहीं। मुझे चाहिए स्वस्थ और विकसित उत्तर प्रदेश जो जीडीपी में भारत का नेतृत्व करे। लगना चाहिए ये भारत का बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा बड़े बेटे की तरह दिखना चाहिए। निरुद्देश, निराश, हताश बड़ा बेटा मान का बायस नहीं होता परिवार के। ये गांठ बांध लीजिए, किसी घर में जाके पूछ लीजिएगा मां से और बाप से। निरुद्देश घूमता हुआ बड़ा बेटा कभी भी गर्व का विषय नहीं होता। उत्तर प्रदेश भारत का बड़ा बेटा है, उसको बड़े बेटे की तरह होना चाहिए। वो भारत का इंजन होना चाहिए था, ड्राइविंग स्टेट होना चाहिए था भारत के विकास का। हमारा स्टेट नीचे से गिनती में आता है, जहां गोविंद वल्लभ पंत से लेकर अखिलेश यादव तक एक सीरीज हो गई। इतने प्रधानमंत्री दे दिए कि याद करना मुश्किल। उसके बाद ये दशा, जिन राज्यों ने कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया वो हमसे 100 गुने बेहतर। क्या करें? उनकी फोटो अपने घर में सबकी लगा के रोज भी अगरबत्ती जलाओ तो उत्तर प्रदेश का क्या हित होगा? उससे हित होगा काम करने से। पॉलिटिकल नारेबाजी तो बहुत होली। मनोज जी कुछ कह रहे थे, आप उस वक्त उंगली उठा रहे थे, बताइए। हाँ, अमिताभ जी आपका बड़ा अच्छा लग रहा था, सुनने का मन था। मुझे कुछ विषय इनसे कहने थे। एक तो ये बहस को भटकाते हैं हमारे आसिम बकार भाई और उससे समय खराब कर देते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, सबका समय निश्चित कर दीजिए कितनी देर आप बोलेंगे, क्योंकि जो ये पूरा समय ले जाते हैं उसमें हम लोग अपनी बात ये मेरा दूसरा विषय ये है कि ये कितना बर्बाद पैसा करते हैं और फिर डिमांड करते हैं। 82 राज्य मंत्री एक कलम से बर्खास्त कर दिए गए। इन्होंने बनाए क्यों आज तक किसी की समझ में नहीं आया। और मैंने एक प्रश्न पूछा था इनके मुख्यमंत्री जी से कि कितने सलाहकार ने सलाहें दी ये बताएं, कितने अध्यक्षों ने अपने बोर्डों में काम किया ये बताएं। तो पैसे की बर्बादी आप करेंगे और फिर कहेंगे कि हम, एक तो विषय ये। दूसरा, आप देखिए विकास के लिए क्या आवश्यक चीजें होती।
एक तो एग्रीकल्चर का सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, तीनों क्षेत्रों का अगर अलग अलग आप देखें तो सबसे बुरा हालात जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना चाहिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बुरी हालत अगर उत्तर प्रदेश में है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ना कर पाने की है। प्राइमरी स्कूल में क्लास नहीं लग रहे, टीचर की भर्ती नहीं हो पा रही, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की कगार पर, प्रबंधन कॉलेज बंद होने की कगार पर, इंडस्ट्री पलायन कर गई, इसलिए लड़कों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। और अमिताभ जी आपको सत्य बता रहा हूं कि मैं टीचर भी हूं, इस नाते भी मुझे पता है कि लड़के नौकरी के लिए अब बाहर नहीं जा रहे, नौकरी अब लड़के पढ़ने के लिए बाहर जा रहे। तो वो सरकार बड़ा शर्म की विषय है। ठीक है मनोज जी, आगे आपकी बात और पढ़ने का मुहैया ना करा पाए समय, आगे आपकी बात दुजेंद्र जी वही बात हो गई, इन्होंने पूरा समय ले लिया, हमारा समय आपने काट दिया। नहीं, आपकी बात आगे, आपने बात करी लड़के नौकरी के लिए ना पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपने में शर्मिंदगी की बात है। दुजेंद्र जी देखिए, जब मैं कहता हूं किश्ती संभाल के चलाएं, दिल्ली वाले भी और लखनऊ वाले भी, उसका एक उदाहरण देता हूं। तुलसीदास ने कहा कि मुखिया कैसा हो, तो तुलसी बाबा ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए। सारा खाना मुंह से ही जाता है, लेकिन वो शरीर के हर अंग को जरूरत के मुताबिक वितरित करता है ऊर्जा, तभी तो देह चलती है ना। इसलिए तुलसी ने कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए। एक एयर स्ट्रिप को विकसित करने के लिए 100 करोड़ लग चुके और 100 करोड़ और सैंक्शन हो गए। मैं नाम के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, सब जान गए, ठीक है ना। सवाल यह है, क्या वहां एयर स्ट्रिप जरूरी थी या उत्तर प्रदेश के और इलाके उससे ज्यादा जरूरतमंद हैं एयर स्ट्रिप के लिए? व्यवसायिक तौर पर वहां एयर स्ट्रिप होती तो ज्यादा उपयोगी होती। दुजेंद्र जी, क्या शासक को यह निर्णय नहीं करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे अमिताभ जी, आज आपने बहुत अच्छी बातें की, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर के जो दर्द है। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकसित हो, हम सब लोगों की ये इच्छा है। अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि कुछ बातें हमको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात और कितने यहां से प्रधानमंत्री बनाए गए, खासतौर से इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कांग्रेस शासनकाल में रिहंद से लेकर के और टिहरी और खासतौर से हमारा क्यूबा कहे जाने वाला पूर्वांचल, जहां पर चीनी मिलें लगातार जो है लगी हुई थी, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर की थी या प्राइवेट सेक्टर की थी। सीमेंट फैक्ट्रियां जितनी भी थी एक एक करके वो सब प्राइवेट हाथों में बेची गई, वो कांग्रेस शासनकाल में थी। मिनी मैनचेस्टर, आपके बगल का ही कानपुर मिनी मैनचेस्टर कहा जाता था। आज हालात क्या से क्या हो गए हैं। इस बात से दिल्ली जितने भी पावर हाउस बनाए गए, आज उसके क्या हालात है समझ लीजिए। और यहां तक कि बनारस और बनारस के आसपास के जो कालीन उद्योग, जहां से विदेशी मुद्रा आती थी, समझ लीजिए आज बस से बदतर स्थिति में हो गए हैं। तो सवाल ये कि जो कांग्रेस शासन काल में काम हुए हैं उसको भी तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और गैर कांग्रेसी सरकार, मैंने 20 दफे सार्वजनिक तौर पर कहा होगा कि नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के अंतिम सृजनशील मुख्यमंत्री थे, क्रिएटिव चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, कोई विजनरी काम नहीं हुआ। अंतिम विजनरी काम नारायण दत्त तिवारी करके गए थे। याद लीजिए, ये नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा उसी सरकार की परिकल्पना है, तो जिसकी सदारत तिवारी जी कर रहे थे। उसके बाद हम कोई दूसरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं बना पाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी हमने गाय तो बना ली दुधारू, और अपने अपने घर में बांध ली और बाल्टी लगा के दूध लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नोएडा हम नहीं बना पाए। ये छोटी शर्म की बात है क्या? अमिताभ जी, बस छोटी सी बात, 2 लाइन हम अपनी बात कह दें आपसे। सिर्फ ये कि अभी प्रधानमंत्री जी बनारस आए हुए थे और उन्होंने बुनकरों की बात कही। हमें लगता है कि सिर्फ बात 100-200 करोड़ रुपए से कोई काम होने वाला नहीं है। आपको हम ध्यान दिलाना चाहते हैं और सारी चीजें आपकी जानकारी में हैं कि जिस तरह से बुनकरों की समस्याओं को लेकर के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के पास गए, और जिस तरह से बुनकरों की समस्याओं को वहां पर जिस तरह से पैसे अलॉट किए गए, जिस तरह से सीधे उनके खाते में वो सारे पैसे दिए गए, अच्छा होता कि उनके प्रति अगर प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं तो वो सारे के सारे पैसे सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। यही बात है। और जिसके लिए यही बात है जो है ना लेकर के दुजेंद्र जी, यही बात है, छोटा यही बात है, यही कहा गया कि छोटी बात, लेकिन मैंने कहा कि 100-200 करोड़ रुपए की ठीक है, आपने भी बहुत हजारों करोड़ दिए थे लेकिन हुआ नहीं। अब बहुत सारी समस्याएं आप गिना रहे हैं, 10 साल में आपको भी याद नहीं आई है।
वो आज भी तस्वीर नहीं हम विकास जी हम 10 साल की बात कर रहे हैं, अभी तो 2 साल उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए उनको पैसा मनोज जी से ये सवाल लेंगे। अभी नहीं विकास जी, सिर्फ एक बात और जो अमिताभ जी कह रहे थे, खासतौर से बुंदेलखंड की बात पर बात हो रही थी, तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी 2012 के चुनाव में माननीय नेताजी ने खुद कहा था, बुंदेलखंड को लेकर के जो चिंता व्यक्त की थी, उन्होंने कहा था कि हम उसको इजराइल बनाएंगे। लेकिन आज हालात ये है कि बुंदेलखंड की चर्चा से भी लोग बचते हैं। अच्छा, इजराइल बनाने की दूर है, चर्चा करने से भी दूर है। गंभीरता से सोचे, देखें। ठीक है, समझ में क्या कर सकती है। एक वरिष्ठ मंत्री इजराइल गए भी थे टेक्निक सीखने। अब वो टेक्निक आज तक हमको दिखी नहीं, उनकी फोटो जरूर हमने देखी टेक्निक सीखते हुए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक और मंत्री अभी गए हैं, कहां गए थे? दुर्गा यादव ब्राजील गए, पता नहीं कहां गए थे। अब परिवार सहित पूरे परिवार से वो भी गए और उनके सचिव भी पूरे परिवार के साथ गए। हमने उनको वहां वो जिसमें वो क्या होता है नीले रंग का वो स्विमिंग पूल, जिसमें गुलाब की पंखुड़ी अंकुड़ी कमल फूल पड़े रहते, उसमें नहाते तो देखा। उसके अलावा वो क्या सीख के आए जो गाजीपुर में काम आएगा, ये अभी मुझे समझना बाकी है। क्योंकि पैसा लगा है उत्तर प्रदेश का, मैं समझूंगा कि ब्राजील में क्या सीखा जो गाजीपुर में, मऊरानीपुर में, खिमसेपुर में, अलीपुर में काम आएगा, मेरापुर में, ये समझाओ। बिल्कुल वकार साहब, ये बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, हमें पता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मनोज मिश्रा जी से भी सवाल लेंगे कि 5 साल में तो कुछ दिया नहीं, इतनी मुस्कुराहट क्यों? लौट रहे हैं जल्द। प्रदेश के महारथियों से सजा मोदी दरबार, सबसे बड़े सूबे ने दिए 13 सिपह सलार। पीएम और गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री भी तैयार, क्या सूबे की सेहत में हो पाएगा सुधार? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हो। मनोज जी, जो बात ब्रेक से पहले सामने आ रही थी कि 5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को आपने कुछ दिया? जब जरूरत थी उत्तर प्रदेश को, बाढ़ के समय लोग परेशान थे, सरकार ने मदद की गुहार लगाई, आपने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं देना है। तो फिर कैसे आप सोच रहे हैं आप 13 की जगह 25 हो जाएंगे मंत्री कल को? क्या फर्क पड़ता? लोगों को मदद नहीं मिली ना जो आप दे सकते थे मदद। विकास जी विषय धैर्य से सुनिएगा। आपने कहा कि बाढ़ ग्रस्त पर मदद नहीं मिली, यही तो कहा ना। आप समाजवादी पार्टी सरकार के मित्रों से पूछिए, हमारे पड़ोसी मित्र से पूछिए कि इन्होंने बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त जिले घोषित कितने दिन में किए। आपको मालूम होगा कि इन्होंने बिल्कुल अभी 2 महीने पहले घोषित किए सूखाग्रस्त जिले और बाढ़ग्रस्त जिले। भारतीय जनता पार्टी पैसे देने में कितने साल लगेंगे? फिर सुनिए, पूरी बात सुनिए। पैसे देने में 14 जिलों के 44 तहसीलों के लिए पूरा ब्यौरा भेजा है। विकास जी पूरा ब्यौरा तैयार है, मेरा उत्तर तो सुनेंगे ना। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इनसे मांग कर रही थी कि आप बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त जिले घोषित करिए, और उन्होंने कब किए? कम से कम 2.5-3 महीने बाद किए। आपने एक डिमांड नहीं भेजी ढंग से कि कितना पैसा किस क्षेत्र में कहां चाहिए। आप ये बताइए, अचानक कैसे पैसा दे दिया जाए बिना किसी प्लानिंग के? और ये बाढ़ का पैसा, सूखे का पैसा लाके लगा देंगे सफाई में। कमेटी तो आपने भी भेजी थी, सदस्यों को आपने भी भेजा था आकलन के लिए। आकलन भेजा भारतीय जनता पार्टी का, आकलन तो फिर कहां है? उसी के आधार पर दे देते, उसी आधार पर दे देते आप। विकास जी हम लोग पूरी बात करते हैं, इनको समझाते हैं, ये समझना नहीं। मेरा सवाल है, जो आपने सदस्यों को भेजा है, कमेटी भेजी, दौरा किया, सब कुछ देखा, उसी आधार पर दे देते? उसकी तो रिपोर्ट थी आपके पास। कैसे दे देते? आप कोई प्रोसेस होती है, कैसे भेज देते हैं? हम लोग तो आकलन करने के लिए भेजते हैं कि ये जो मांग कर रहे हैं क्या उतनी उचित है। सच बात यह है कि फंड को डायवर्जन इनको करना आता है, ये किसी फंड को किसी में डाइवर्ट कर देते हैं। और इन्होंने इनसे केवल एक प्रश्न आप पूछ लीजिए समाजवादी मित्रों से कि इनको बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त जिला घोषित करने में कितना समय क्यों लगा? मैं कह रहा हूं समय लगा, पैसा देने में समय क्यों लग रहा है? सीधा सवाल। अरे तो आपने भेजा कब, कितना भेजा, क्या भेजा? पूरी डिमांड मैंने कहा उन्होंने देर से भेजा, क्या आप भी देर से दोगे? क्या आप भी देर से दोगे? क्या लोगों की परेशानी नहीं समझेंगे आप? विकास जी एकदम क्या ऐसा थोड़े होता कि आपने चेक लगाया और चेक बाहर आ गया पैसा आपका? एक प्रोसेस है जिसको कभी 5 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए, कितना वक्त लगेगा वो बता दीजिए। विकास जी आप पूरी बात नहीं सुन रहे, आप अपना मेरा पूरा उत्तर तो सुन लीजिए। आपका उत्तर आ गया मनोज जी, आपने कहा देर से भेजा है इसलिए हम देर से भेजेंगे। विकास जी उत्तर नहीं आया। बोलिए। विकास जी मिश्रा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर जाते हैं जहां चुनाव होना है तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने एक मुश्त पैसा देना शुरू कर दिया क्योंकि वहां पर चुनाव होने। देखिए इस पर आपत्ति है मुझे। जब ये कहना चाहते सुनिए, अब उत्तर प्रदेश में जब लोगों की मौत होगी उसके बाद ये सरकार केंद्र सरकार देगी, ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले जो आवश्यकता होती है अगर जम्मू कश्मीर में पैसा भारतीय जनता पार्टी रिलीज करते, कम से कम कुछ फंड रिलीज करते ताकि लोगों को फौरी राहत मिलती। अब आप इंतजार करना चाहते हैं कि नहीं हम देख लें पूरी रिपोर्ट आने के बाद।
सबसे पहले जब सरकार अगर वहां पर कोई होता है, कोई अगर इस तरह की आपदा होती है, तो फौरी तौर पे कुछ पैसे देती है कि भाई कम से कम कुछ लोगों को भोजन तो नसीब हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से जिस तरह से काम कर रही है, हमें लगता है कि इतिहास में कभी इस तरह की बातें नहीं सुनाई देती हैं। द्विजन जी, ये तो आपका आरोप इतना मतलब किसी सेंस का नहीं, बदला क्यों लेगी? नहीं, क्यों? आप बताइए, आप यहीं के प्रधानमंत्री हैं, यहीं के गृह मंत्री हैं, यहीं पर बाढ़ आती है, यहीं पर सूखा होता है, आप फौरी राहत के तौर पर आप ये भी नहीं कहते हैं कि चलिए 200 करोड़ ही हम देते हैं। ठीक है मनोज जी, द्विजन जी, आ गई बात भैया, आ गई। एक बात जरूर कहूंगा द्विजन जी, कश्मीर की बाढ़ और उत्तर प्रदेश का बाढ़ और सूखा, उत्तर प्रदेश का बाढ़ और सूखा हर साल आने वाली आपदा है। इलाके चिन्हित हैं, सरकारें सोती हैं, नौकरशाही, सुन लो भाई, नौकरशाही प्रतीक्षा करती है, माला फेरती है, कैलेंडर में दिन टिक लगाती है कि या खुदा कब बाढ़ आए, कब सूखा आए और हमारे ऊपर पैसा बरसे। मैंने बहुत नजदीक से देखा है सूबा, हर साल का कैलेंडर तय है। कभी कोई स्थायी व्यवस्था किसी ने करने की कोशिश की? नहीं। जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई उसने शताब्दियों के इतिहास को पलट कर रख दिया, शताब्दियों के इतिहास। ऐसा प्रलय कश्मीर ने कभी देखा नहीं था। इतिहास की किताबें पलट कर देख लीजिए, ऐसा प्रलय नहीं देखा। उस प्रलय की तुलना नहीं हो सकती। वो अभूतपूर्व प्रलय था, वहां तो अभूतपूर्व ढंग से। लेकिन एक बात जरूर ध्यान होगी, जो भी लोग राजकाज को समझते हैं, आज राज्य सरकारों को जो मदद देने की प्रक्रिया है, वित्त आयोग के अनुशंसाओं के तहत जो तय हुई प्रक्रिया, वो प्रक्रिया इस बात की मांग करती है कि राज्य सरकार आइडेंटिफाई करके भेजेगी कि कितने जिले किस स्तर से प्रभावित हुए, 100%, 50%, 25%, कितने प्रभावित हुए। ये वैसा ही मामला है जैसा विकलांगता का सर्टिफिकेट बनता है ना, 100% विकलांग, 50% विकलांग, 25% विकलांग, ये वैसा ही मामला है। उसकी एक टेक्निकलिटीज है। लेकिन जहां अप्रत्याशित घटना घट जाए, जैसा जम्मू कश्मीर, उसकी कोई नजीर नहीं जम्मू कश्मीर के इतिहास में। पूरा जम्मू कश्मीर रियासत डूब गई, सचिवालय डूब गया, दफ्तर डूब गए, गाड़ियां डूब गई। वहां की स्थिति तो अभूतपूर्व थी। उसमें तो मैं कहूंगा भारत ने अच्छा निर्णय किया। अमिताभ जी, बस सबसे इतना ही कहना चाहते हैं कि वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, फिर एक बहाने जो एक मौका दे रही है केंद्र सरकार, तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को एक बहाना मिल रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। भैया देखो ना दुजेन जी, मेरा इस मामले में थोड़ा सख्त रुख है। चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भाजपा की, चाहे कांग्रेस की, चाहे बसपा की, उत्तर प्रदेश में किन जिलों में सूखा पड़ेगा, किन में बाढ़ आएगी, ये हमको भी पता, असीम वकार को भी पता, मनोज मिश्रा को भी पता, दुजेंद्र त्रिपाठी जी को भी पता और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी पता। ठीक, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। कलेक्टर, कप्तान, एसडीओ, बीडीओ, तहसीलदार से लेके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब एक कार्य योजना समयबद्ध ढंग से बना के क्यों नहीं चलते हैं? क्या बाढ़ ने कभी उत्तर प्रदेश में टाइम टेबल तोड़ा है? नहीं। इलाके बदले हैं? नहीं। सूखे के इलाके चिन्हित, बिहार में भी और यूपी में भी। आधा बिहार सुखाड़ में, आधा बाढ़ में। आज की घटना है, 200 साल का तो इतिहास वहीं पड़ चुका। अब आज बिहार में कोई हमको कहे कि भाई साहब देखिए बाढ़ आ गई और कोई सोच नहीं रहा, तो मैं कहूंगा चाचा आप क्या कर रहे थे? आपको पता नहीं कि इस महीने में बाढ़ आती है और ये 22 जिले डूब जाते हैं और 27 जिले डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सूखे में। ये वार्षिक समस्या है जो एक कैलेंडर पर आती है होली दिवाली की तरह। मेरा आरोप यह है फिर भी हिंदुस्तान और राज्य उस समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं कर पाते? हर साल पीपा पुल बनता है पैसा खाने के लिए। अरे एक बार स्थायी बना दो भैया। पीपा पुल क्यों? क्योंकि पीपा पुल में चपरासी से लेकर और ऊपर तक मैं नाम नहीं लूंगा, पैसा की बंटवारा होता है। गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। नहीं सही बात। ये बाढ़ और सूखा उत्तर प्रदेश के अधिकार संपन्न लोगों के लिए की। मैंने एक बार उत्तराखंड के लिए एक शब्द कहा था, वो यहां दोहरा देता हूं, आपदा आई संपदा लाई। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखा संपदा लाता है एक वर्ग के लिए। वकार साहब कुछ कह रहे थे आप?
साहब मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मुझे आज बहुत अफसोस हुआ जी कि आज मुद्दा तो आप लेके आए थे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश को 20% मंत्री बनाकर सवाल यूपी सरकार से पूछ लिया, लेकिन आपने नहीं, मैं आप कुछ भी कहिए, आप चैनल वाले लोग हैं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं, आप कुछ कहिए। नहीं भैया, कुछ कहने का नहीं, ये तो एक सार्थक देखिए बात समझिए, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई अमिताभ जी, जो मुझे लगा। देखिए मनोज मिश्रा जी ने बहुत ताकत से कहा कि 82 मंत्री इकट्ठा हटा दिए और इतना पैसा फूंक दिया, क्या वो बेकार लोग थे? तो बेकार थे तो बनाया क्यों? मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बात कह दूं, निहायत सिंसियर शालीन पार्टी है। आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम लोग कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो पलट कर अपने ऊपर आ जाए और बेहुदा बात हो, बेवकूफाना बात हो। इस तरह की बात करी कि अभी अगर हम इनसे ये सवाल पूछें कि हर्षवर्धन साहब क्या नाअहल थे जो स्वास्थ्य मंत्री बना दिया और फिर हटा दिया 5 महीने में? क्या जेटली साहब को बेवजह पैसे फूकने के लिए आपने 2 मंत्रालय दे दिए थे और वो वित्त रक्षा मंत्रालय काबिल ही नहीं थे? देखिए ये प्रधानमंत्री का विवेक है, वो जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे हटाएं। ये समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको पता है किसका क्या अधिकार है। तो ना हम लोग बेहुदा सवाल करें और ना हम लोग बेहुदा सवाल पसंद करें। यहां पर बात हो रही है प्रधानमंत्री के विवेक की और उत्तर प्रदेश के हक की कि भारत सरकार कितने विवेक से चल रही है। आपको याद होगा चुनाव में गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था, पाकिस्तान चले जाएं सारे मुसलमान, और बेहुदा टाइप के बयान दिए थे। उस वक्त श्री मोदी जी ने इनके बयान आपकी सरकार के मंत्रियों के नाम लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे वकार साहब। नहीं, आप कैसे बयान, कैसे मामले, विकास जी आप एक काम कर लीजिए, विषय छोड़ दीजिए। वो आपको बुरा क्यों लगता है इतना? नहीं, मुझे बुरा की बात नहीं है ना, आप बहस से भाग जाते हैं। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं मिल पाता है। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। सवाल पूछा जाता है, आप गिरिराज सिंह पाकिस्तान, लंदन, न्यूयॉर्क सब जगह घुमाते हैं, जवाब नहीं मिलता है। आप एक काम कीजिए ना, जैसे आप मुझे राय दे रहे हैं, मैं सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं मिला। माफ कीजिए, अफसोस के साथ कह रहा हूं। मैं आपके सब सवालों का जवाब दे रहा हूं, आप घबरा रहे हैं। वैसे हम विकास नहीं, दुजेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए, अब बहस हो जाने दीजिए विकास जी से मेरी। बोलिए, चैनल है, यही मीडिया है। बोलिए। नितिन गडकरी जी की कंपनी दिखाई गई, पूर्ति नाम से कंपनी बनाई, नौकर और ड्राइवर को डायरेक्टर बनाया। जब जांच की गई तो सभी निदेशक उनके पते फर्जी पाए गए। कौन सी वजह है विकास जी? नहीं, ये तो आप बीजेपी वालों से पूछिए ना, वो मनोज जी आपको बताएंगे। आप पूछिए। मेरा सवाल सीधा है कि जब आपको पैसा मिलता है तो खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। वकार साहब, जब आपको पैसा मिलता है केंद्र से, खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं? सलीका तो लाइए कम से कम। पूछ रहा हूं इस बात को, सलीका तो लाइए। मेरे पास सलीका है, मुझे सलीका में बताया, मैंने बताया आपको। ठीक है, सलीका होता तो आप ऐसे सवाल नहीं करते। ना करें आप, ठीक है वकार साहब, समाचार प्लस की तरफ से बहस करें। वकार साहब, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं वकार साहब, आप जवाब नहीं दे पाए हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। आप भाग जाते हैं बहस से दूसरी तरफ। जितनी ताकत आपके पास उतनी ताकत मेरे पास है। नहीं, ताकत क्या, चिल्लाने से अगर बात होती तो जवाब नहीं आता मेरा। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिरिराज सिंह को मंत्री बनाकर क्या सबूत पेश किए बकार साहब? इस तरह की मानसिकता के लोगों की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। बकार साहब, जब उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जब उत्तर प्रदेश में अपराध पर हम लोग चर्चा करते थे, ठीक, 1 मिनट आ गई आपकी बात। असीम बकार आपकी बात आ गई मित्र। जब उत्तर प्रदेश पर अपराध पर हम लोग चर्चा करते थे तब भी ये प्रश्न मेरे सामने आता था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, तब भी मैं कहता था कि मैं उत्तर प्रदेश का चैनल का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश तक बात केंद्रित रखूंगा, मैं महाराष्ट्र, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु नहीं जाऊंगा। पासिंग रेफरेंस में बात हो जाए स्वाभाविक चल जाएगी, लेकिन उसको इशू नहीं बनाऊंगा। मेरा इशू वहीं पर खड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत मिलके उत्तर प्रदेश की तकदीर संवार सकते हैं? अभी तक का अनुभव क्या कहता है? सिर्फ इतने पर बहस केंद्रित है, इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं। इसलिए मैंने जितनी टिप्पणियां की होंगी इसी दायरे के भीतर की होंगी, और मैं अपने मित्रों से भी यही निवेदन करता हूं हमेशा हर बहस में कि वहीं तक टिप्पणी रखिए। टिप्पणी को दाएं बाएं अपन करेंगे तो बहस भटक जाएगी। वहीं तक कहने के लिए हर के पास मजबूत तर्क होते हैं, अपने तर्क अच्छे से रखिए, जनता समझदार है। दुजेन जी, लास्ट कमेंट। नहीं, हमारा ये बकार साहब जिस बात को कह रहे थे अमिताभ जी, बस हम इतना ही चाहते हैं कि हम अपने साथी से कहना चाहते हैं कि आप अगर इस बात को कहते हैं कि हम सलीके वाले लोग हैं,
तो ये बेहुदा शब्द अगर इस पूरा चैनल जिसमें जहां हम बैठ के बात करते हैं, हमें लगता है ये हम सब लोगों के लिए शोभा नहीं देता। हम अपने पार्टी की बात करने आते हैं, जनता इसको सुनती है बहुत सलीके से और बहुत तरीके से, और हमारा मूल्यांकन भी करती है। तो हमें लगता है हम गुस्सा किसी पर ऊपर हो सकते हैं, लेकिन हमको अपने आप पर नियंत्रण हमेशा रखना चाहिए। और तीखे सवाल जब होते हैं तो ऐसा ही होता है द्विजेंद्र जी, जवाब नहीं मिलता तो ऐसा ही होता है। बीजेपी में आप नहीं, बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बकार जी, अगर आप एक बार कहते हैं कि नहीं सलीके की पार्टी है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम लोग अपनी पार्टी की बात कहने आते हैं तो इसको पूरी जनता देखती है, मूल्यांकन भी करती। अगर कोई बात होती भी है तो नियंत्रण बिल्कुल आप रखना होगा। पॉलिटिकल लोग हैं, समय की कमी है। द्विजेंद्र जी माफ कीजिए, वकार साहब के पास तो कोई जवाब मिला नहीं हमारे सवालों का, खैर कोई बात नहीं है। मनोज जी, समय की कमी है। आपने सवाल जो पूछा, मैंने सवाल जो पीछे एक का भी जवाब नहीं मिला, माफ कीजिएगा, लोगों ने भी देखा है। आपके पास जवाब ही नहीं, आप भाग जाते हैं इधर उधर। खैर कोई बात नहीं है, हमेशा नहीं रहता आपके पास जवाब मेरे सवालों का, कोई बात नहीं। हमारे सवालों का हमेशा आपके पास जवाब नहीं रहता, कोई बात नहीं। समय की कमी है। अमिताभ सुपात की टिप्पणी मामले में जी। वकार साहब, मैंने जो बात कही ना, वो किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे का कहर, इतना वर्ष 31 साल तो मुझे ही हो गए समझदार हुए देखते हुए। जब किशोर वय में रहा तो छोड़ दीजिए, समझदार चीजों को समझते हुए पारदर्शिता के साथ तो 30 वर्ष हो गए। इलाके तय है, कैलेंडर तय है, हर पार्टी की सरकार रह ली, कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं? स्थायी समाधान कभी नहीं होगा, क्योंकि स्थायी समाधान बेईमानी के रास्ते बंद कर देगा। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हो, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। एक चीज तो यह माननी पड़ेगी, किसी पार्टी का नेता हो भैया, खरी बात है, 100% खरी बात, अच्छी लगे तो बुरी लगे तो, सब पर लागू, सब उसी हमाम में एक ही मुद्रा में खड़े हो, कोई साबुन लगा रहा, कोई पानी डाल रहा, इतने फर्क है, खड़े वहीं हो। अब सवाल आता है कि आज का विषय क्या है? कोई भी केंद्र सरकार भारत के संघीय ढांचे की व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकती, ये जान लीजिए। मेरी बात पर भरोसा नहीं हो, किसी और पढ़े लिखे काबिल इल्मी से पूछिएगा, सुभाष कश्यप जी से पूछिएगा, उनको संघीय ढांचे का अच्छा ज्ञान है, वो भी बताएंगे। नोडल एजेंसी राज्य है। द्विजेंद्र जी को पता होगा, संस्कृत संकुल में जमीन मांगी थी केंद्र सरकार ने बनारस में, टेक्सटाइल मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई, 3 जगहें दी, भारत की वस्त्र मंत्रालय ने, राज्य सरकार ने तीनों जगह रिजेक्ट कर दी। ये उसको अधिकार है, कोई केंद्र सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती। आप कहीं इमारत नहीं खड़ी कर सकते किसी सूबे में जब तक राज्य सरकार नहीं चाहे। इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा राज्य पर ही आएगी। उल्टा भी होता ना, समाजवादी पार्टी की सरकार दिल्ली में होती और भाजपा की उत्तर प्रदेश में होती तो भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की ही ज्यादा होती। कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य का विषय बनता है। कानून व्यवस्था प्रभावित करती है अर्थव्यवस्था को, औद्योगिक प्रगति को। यह बात पार्टी बंदी से ऊपर उठ के सोचनी पड़ेगी। एक लूट, एक अनारकी, एक जंगल राज जैसी घटना 100 उद्योगपतियों का मनोबल तोड़ देती है, वो भाग जाते हैं, फैक्ट्रियों में ताले लग जाते हैं। इसका कोई उपाय कैसे निकलेगा? राज्य को निकालना होगा। नौकरशाही ईमानदार रहे, समय पर काम करे, इसकी जिम्मेदारी राज्य को लेनी होगी। इसलिए राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, अगर मैं बहुत सरल भाषा में कहूं जिसको उत्तर प्रदेश का मेरा आम दर्शक समझ ले, DIS लोगों ने सुना होगा, स्कूल जिला विद्यालय निरीक्षक त्रिपाठी जी। केंद्र सरकार जिला विद्यालय निरीक्षक की भूमिका में है, लेकिन स्कूल में नकल प्रिंसिपल चाहेगा तो करा ही लेगा, DIS कुछ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में तमाम स्कूल हैं जहां नकल ठेके पे होती है, त्रिपाठी जी, होती है ना। और बंदूक लगा के पैसा वसूला जाता रजिस्टर लेके मैंने आंख से देखा है, ये टीवी पे नहीं सुना, गूगल में नहीं है, ये मैंने आंख से देखा है, आंख से। 2 गनर पीछे, प्रबंधक जी आगे, बोले हाँ रे छुटकू 500 दिए, यहां बैठा है, 200 वाले कमरे में जाओ। ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। कोई केंद्र सरकार रोक लेगी? केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान लागू कर सकती है, केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार कानून बना के भेज सकती है, केंद्र सरकार 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ रुपया आपको साल में दे सकती है। लेकिन नकल कराना ना कराना तो आपका
संप्रभु अधिकार है राज्य का, कोई सरकार हो उसका संप्रभु अधिकार है, अक्षुण्य अधिकार है, कोई प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही भारत का सौभाग्य है और यही भारत का दुर्भाग्य है। क्या करेंगे? ऐसे ऐसे दृश्य आए, मैं बहस को डाइवर्ट नहीं करूंगा। गंगा से लगा हुआ एक राज्य है उत्तर प्रदेश से, जिसको गंगा जोड़ती है, बिहार, वहां भी केंद्र से मददें गई, उनने उस जो फंड गया किसी दूसरे काम के लिए, उनने तनख्वाह बांट दी। क्या कर लेगी केंद्र सरकार? कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए मैं कहता हूं 100 में 70 जिम्मेदारी राज्य की, 30 केंद्र की। केंद्र को आप कितने मोर्चों पर कटघरे में खड़ा कर सकते? इतने ना कि मैं पैसा नहीं दिया। और एक बात कही, टीवी पर बहस अलहदा हो जाती है, उसमें तो कई बार नारेबाजी भी चल जाती है, लेकिन कभी आमने सामने बैठिए तो मैं इस बात पर बहस करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के नेताओं से कि मित्र, खर्च का उपयोगित जो ग्रांट आती है ना केंद्र से, वो आपने कैसे खर्च की उसका एक सर्टिफिकेट देना होता है संबंधित राज्य को, केंद्र को, तब अगली ग्रांट इशू होती है। बाकी आप दिन भर अखबार में चिल्लाते रहो, इससे कोई ग्रांट नहीं इशू हो सकती। धरना दे दो जीपीओ पे, आमरण अनशन कर दो, उससे पैसा नहीं रिलीज होगा, जान लीजिए। त्रिपाठी जी जानते होंगे, गलत नहीं बोल रहा हूं। आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। तमाम योजनाओं में राज्य प्रमाण पत्र नहीं भेजते। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट याद आया मुझे, नहीं भेजते आप, कैसे पैसा मिलेगा? और जितना मिलता है उसकी प्रामाणिकता के साथ जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यह सवाल है। मैंने शुरुआत में कहा था कि भाजपा भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि जनता यह डिवीजन नहीं जानती। वित्त आयोग की सिफारिशें क्या है, संघीय ढांचा क्या है, संविधान ने राज्य और केंद्र की शक्तियों को कैसे विभाजित किया, जनता इतना नहीं जानती। एक उदाहरण दूंगा मनोज जी के लिए अंत में, समाजवादी पार्टी के लिए तो जो कहना था कहा। मनोज जी, एक उदाहरण से आप अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिएगा और अभी से रास्ता खोजना शुरू करिए, भाषण से काम नहीं चलेगा। एक मित्र हमारे बता रहे थे, उनके दफ्तर में एक लड़का देर से आया। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, बहुत मार्वलस बात है। 16 मई का दिन था, 16 मई या 15 मई जो भी रही होगी, या तो नतीजे आ गए होंगे या आने वाले होंगे। उसके अधिकारी ने पूछा, भाई लेट क्यों आए? बोले साहब वो हमारी अम्मा ने 10,000 रुपया जोड़ के रखे थे, वो पीछे पड़ी थी, इन्वर्टर ले लो। बोले मैं उनको ये आधे घंटे में समझा के आया हूं बड़ी मुश्किल से कि मोदी जी आ रहे हैं, अब इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ये मेरठ की घटना है? मेरठ के आदमी ये नहीं जानता कि शिवपाल जी कहां रहते हैं। वो कह रहा मोदी जी को वोट दिया, बिजली आनी चाहिए। उसको ये नहीं पता कि सीएमडी कौन नियुक्त कर रहा है पावर कॉर्पोरेशन का। ये जान लीजिए, ये सांप आपके गले में पड़ेगा। ये भाषणों से नहीं बनेगा, देवियों माताओं बहनों से नहीं चलेगा काम। जनता इस पर उत्तर मांगेगी। आप लाख चिट्ठी दिखाते रहना, चिट्ठी से जनता का परसेप्शन नहीं बदलता। चिट्ठी तो 77 में कांग्रेस ने भी बहुत दिखाई थी। चिट्ठी का क्या मतलब? और इतने अच्छे अच्छे कानून लाई, मनमोहन सिंह जी भी कहते रहे चुनाव में, क्या हुआ? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जनता जब ये सोच ले कि अब इन्वर्टर मत लो, मोदी जी आ गए, अब इन्वर्टर की जरूरत नहीं। आपको पता है आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई है? ये जिम्मेदारी लाल बत्ती का सुख भोगने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश ने आपको जितना दे सकता था उससे ज्यादा दे दिया। दधीच की भूमिका में उत्तर प्रदेश ने आपको सब कुछ दान दे दिया है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि उससे विजय का वज्र बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। आप और लेकिन वो विकास लड़ाई में नहीं होगा, आप में और असीम वकार में लड़ाई रहेगी तो उत्तर प्रदेश में तरक्की नहीं हो सकती। थोड़ा आप साथ चलिए, थोड़ा ये साथ चले, हाथ मिला के साथ चलिए तो उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी। 13 मंत्री और 82 वो जो हटा दिए नाकारे, जो किसी बनाए क्यों थे, इसी का सवाल आज तक नहीं जवाब समझ पाया मैं। उनसे प्रदेश का विकास नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना होगा, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ना होगा, तब 17 में दोनों अपने अपने मंच पर बोल पाओगे, अन्यथा दोनों बोलने लायक नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समन्वय जरूरी है और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। द्विजेंद्र जी आप भी
हमारे साथ बने रहे। और असीम वकार साहब, बहस के इतर बहुत सारी लिस्ट में आपको थमा दूंगा जिसमें कमियां देख करके शायद आपको सलीका आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चर्चा में इतना ही।